मित्रों, आप सभी को आने वाली परीक्षाओं के लिए मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सीरीज 17 को आज हल करेंगे। आपने देखा होगा कि इसके पहले जितनी भी सीरीज गई हैं वह आपके एग्जामिनेशन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपको चिताना चाहता हूं कि आप प्रत्येक सीरीज पर विशेष ध्यान रख करके अध्ययन करें। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि सीरीज 17 का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो लिख रहा है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था। क्लियर? तो आप ये देख रहे हैं चार विकल्प हैं: लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड वेलेस्ली। तो सबसे पहले आपको इसका आंसर कर लेना चाहिए, और इसका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे लॉर्ड वेलेस्ली है, ये वाला डी। अब थोड़ी हम लोग इस पर चर्चाएं कर लेते हैं। देखिए, जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ये देखिए कलकत्ता में हुई है। और कब हुई है? तो आप कहोगे कि सर 1800 में हुई थी, कहीं कहीं 1801 भी मिलेगा। ठीक है, अब क्यों हुई थी फोर्ट विलियम की स्थापना? वेलेस्ली ने क्यों किया था? तो आप कहेंगे कि सर उच्चाधिकारियों को भाषा और संस्कृति का प्रशिक्षण देने के लिए, भाषा और संस्कृत मतलब लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है, का प्रशिक्षण देने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी। ठीक है ना? अगर मान लीजिए कि ये सब विकल्प न हो तो आप ये कह दीजिएगा कि सर ये एक रिसर्च और पब्लिकेशन का इंस्टीट्यूट है। ठीक है ना? शोध और प्रकाशन की एक संस्था थी। लेकिन जो देखिए ब्रिटेन की सरकार थी वो इससे सहमत नहीं हुई, और परिणाम क्या हुआ कि एक ही साल बाद इसे बंद कर दिया गया। ठीक है, क्लियर? और अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा 8वीं शताब्दी में भारत के मूल शासकों से की गई संधियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आप पहला देखिए। आप तो अगर आप पहला देख रहे होंगे तो पहला लिखा है इलाहाबाद की संधि। कब होती है? 1765 में होती है। ठीक है, 1765 में इलाहाबाद की दो संधियां होती हैं, एक 12 अगस्त को होती है और दूसरी 16 अगस्त को होती है। तो जो 12 अगस्त को हो रही है वो बादशाह शाह आलम सेकंड के साथ हो रही है, और 16 अगस्त को जो हो रही है वह किसके साथ हो रही है? अवध के नवाब शुजा उद दौला के साथ हो रही है। ठीक है, इसमें क्या बातें कही गई थी? इसमें अवध की जो फौज है इसे भंग कर दिया गया था। ठीक है, इसे भंग कर दिया गया और इसके स्थान पर अंग्रेजी फौज रख दी गई। ठीक है ना? अब ये जो अंग्रेजी फौज आएगी इसका खर्चा कौन देगा? आप कहेंगे कि सर अवध देगा। ठीक है, और दूसरी तरफ, क्लियर ना? ये हो गया। और अब खर्चा अवध देगा। इसके साथ साथ आप एक चीज और याद रखिएगा, अवध की जो राजधानी होगी, ठीक है, फैजाबाद उस समय थी, बाद में लखनऊ होगी, वहां पर एक अंग्रेज रेजिडेंट रहेगा। क्लियर? तो ये भी आपने समझ लिया। अब बात आती है कि पुरंदर की संधि को देखें क्या है। देखिए, ये पुरंदर की संधि, तो ये कब होती है? पुरंदर की संधि 1665 में होती है। ठीक है, किसके किसके बीच होती है? शिवाजी और मुगल सेनापति जयसिंह के बीच होती है। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन आता है, ये डेट भी लिख लीजिए, 22 जून
1665। यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि इस संधि में मध्यस्थ कौन था? आप कहेंगे तुर्की तोपची मनुची, ठीक है, यह मध्यस्थ थे, ठीक है। अब जहां तक मंगलोर की संधि की बात आती है कि मंगलोर की संधि कब होती है, तो आप कहोगे कि सर मंगलोर की संधि 84 में होती है। किसके किसके बीच होती है? आप कहेंगे टीपू सुल्तान और मद्रास के गवर्नर मैकार्टनी के बीच होती है, ठीक है, मैकार्टनी के बीच होती है। इस संधि से वारेन हेस्टिंग बहुत नाराज हुए थे और उन्होंने कहा था कि यार ये मैकार्टनी कैसा बेकार का आदमी है, अगर ऐसा ही ये करता रहा तो हमारे लिए मुश्किल होगा, ठीक है। अब आती है कि हम बात कर लें श्रीरंगपट्टम की संधि। श्रीरंगपट्टम की जो संधि है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर है, तो यहाँ हम चले आते हैं। श्रीरंगपट्टम की संधि कब हो रही है? तो आप कहोगे कि सर ये होती है 1792 में। किसके बीच होती है? आप कहेंगे टीपू सुल्तान और तत्कालीन गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के बीच होती है, ठीक है। और इस संधि पर कॉर्नवालिस ने कहा भी था कि मैंने दुश्मन को प्रभावी तरीके से पंगु कर दिया है, लेकिन मैंने दोस्तों को भी ताकतवर नहीं होने दिया है, मतलब आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। दोस्त कौन थे? मराठे थे और निजाम थे। क्लियर? तो ये हमने पूरी संधियों के बारे में आपको बता दिया। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। निम्नलिखित में किसने कलकत्ता में यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना किया था? ठीक है ना, यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना किया। तो ये यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना 1814 में किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो विकल्प आएगा वो हमारा विकल्प ये है। क्लियर? अब हमारे सामने दूसरी बात आती है कि यह राजा राम मोहन राय ने यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना किया था और इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, लोगों के बीच में एक यूनिटी का विकास करना, छूत अछूत जाति पात इत्यादि को छोड़ते हुए, ठीक है, क्या करना? आपस में सामंजस्य, सहयोग और सौहार्द की भावनाओं को स्थापित करना, ठीक है ना। और आप चौथा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। जी हाँ, ये सही है। ब्रिटिश सिविल सेवा के लिए सफल होने वाले सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे। ये भी सही है, ठीक है। 1862 जो बैच है सिविल सेवा का या इंपीरियल सिविल सर्विसेज का, उसी में, ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर चयनित हुए थे। क्लियर? तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा कि दोनों, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। ये भी हो गया। अब हम लोग पांचवा चलते हैं। पांचवा थोड़ा टफ क्वेश्चन है। पांचवा अगर आप देख रहे हो तो लिखा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन सम्राट करते थे, ठीक है। क्लियर? तो सबसे पहले आप एक काम करिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में हम लोग जानते भी रहे। देखिए, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसका गठन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री पिट्स ने इसे निर्मित कराया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसे पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। और आप दूसरी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। और इस प्रकार से कंपनी को निर्देशित करने वाले 2 लोग हो गए। एक कौन हो गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो गया, डायरेक्टर जो लीडन हॉल लंदन में बैठता था। और दूसरा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। तो ये संस्था जो है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ये बनाई जा रही है। किसको? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, ठीक है, गठन करने का सुझाव था, ठीक है। सुझाव नहीं था, आदेश था, यह व्यवस्था थी। और इसी में ये भी कहा गया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन सम्राट करते हैं, ठीक है। ये इतना महत्वपूर्ण था बोर्ड ऑफ कंट्रोल कि ब्रिटेन के 2 मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ठीक है, एक होम मिनिस्टर और दूसरा फाइनेंस मिनिस्टर,
वह इसके पदेन सदस्य हुआ करते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। ठीक है, और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, दूसरा विकल्प, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भारत सरकार तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों का पथ प्रदर्शन करती थी। ठीक है, तो जी हाँ, ये सही है कि भारत में जो सरकार चल रही है उसको भी निर्देशित करती थी, उसको भी सुझाव देती थी। ठीक है, दंडित भी करती थी। दूसरी तरफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, को भी यह निर्देशित करती थी। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो आइए हम लोग तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा हम ये देख रहे हैं कि तीसरे में बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह अधिकार था कि वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के किसी भी नियम को स्वीकार या अस्वीकार, कम या ज्यादा कुछ भी परिवर्तन कर सकती है। जी हाँ, ये सही है। अब कह रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मामलों का संचालन करती थी। नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मामलों का संचालन बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं करता था, अपितु करती थी कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे, डायरेक्टर करते थे। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या कार्य था? आप कहेंगे कि सर सामान्य और सैन्य, ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। क्लियर हो गया? और ये भी जान लीजिएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे और 6 सदस्य का स्तर क्या था? कमिश्नर रैंक का था। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित, अच्छा ये भी याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछ देते हैं कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में या शासन में या उसके आंतरिक मैटर में द्वैध प्रणाली लागू थी, 2 सरकारें लागू थी? आप कहेंगे यस सर, एक सरकार थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। फिर छठा आइए आप, निम्नलिखित में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस एक्ट के द्वारा कंपनी का नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया? तो आप याद रखिएगा कि चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ऐसा किया गया था। ठीक है ना, चार्टर एक्ट जो है 1833, उसी के तहत जो है कंपनी का नाम बदल करके ईस्ट इंडिया कंपनी किया गया था। और इसी के साथ कंपनी का स्वरूप भी बदल गया था और कंपनी अब व्यापारिक कंपनी न रह करके राजनीतिक कंपनी में बदल गई थी। ठीक है ना, सॉरी, राजनीतिक पार्टी में बदल गई थी। 7 देखते हैं क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों को अंततः किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया? अभी तो हमने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्वरूप है बदल दिया गया, अब वो व्यापारिक कंपनी नहीं रह गई, अपितु अब यह राजनीतिक कंपनी में बदल गई या राजनीतिक पार्टी में बदल गई। ठीक है ना, तो व्यापारिक कार्य कौन देखता था? उसके लिए एक अधिकारी आएगा और उसका नाम होगा आईसीएस, जिसे हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है ना, तो आइए हम लोग निशान लगा लेते हैं। पहले चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। 8वां, निम्नलिखित किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? ठीक है ना बच्चों, तो आप कह देना कि सर देखो इसका आंसर है चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे और भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल बनाने के लिए किस एक्ट का प्रयोग किया गया था? तो आप कहेंगे चार्टर्ड एक्ट 1833 का प्रयोग किया गया था। और इसी के साथ भारत का बादशाह क्या हो गया? ठीक है, वर्कलेस हो गया। ठीक है, बीजिंग की संधि 1802 के संदर्भ में किसके हस्ताक्षर थे? तो पहली चीज तो आप याद रखोगे कि ये कब होती है? 31 दिसंबर को होती है। और इस पर किसका हस्ताक्षर था? तो आप कहोगे कि सर बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों का था, पेशवा बाजीराव सेकंड, ये है इसका आंसर। ठीक है, क्लियर? बाजीराव सेकंड और अंग्रेज का इस पर हस्ताक्षर है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि मराठों की सहायक संधि क्या है, ठीक है, तो आप कहेंगे बेसिन की सहायक संधि
ठीक है, यह बेसिन की जो संधि है यह मराठों की सहायक संधि है। ठीक है, लेकिन जब इस बेसिन की संधि को मराठों के जो प्रांतपति थे जब उन्होंने नहीं माना था, तभी दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध प्रारंभ होता है। 10वां, वह कौन सा भारतीय शासक था जिसने सर्वप्रथम सहायक संधि की व्यवस्था को स्वीकार लिया था? ठीक है, ग्वालियर के सिधिया? नहीं। हैदराबाद का निजाम? यस, यही है। हैदराबाद के निजाम ने इसे स्वीकारा था। तो ये वर्ष क्या है, किस वर्ष उन्होंने स्वीकारा? तो आप बोलोगे कि सर देखो 1798 में, ठीक है, हैदराबाद निजामत ने, ठीक है, क्या कर लिया था? सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। अब 11th, निम्नलिखित में किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखा था? क्लियर? तो आप याद रखिएगा कि पंडिता रमाबाई, मतलब ये वाला आंसर है। क्लियर हो गया? और अब हम लोग 12वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस वायसराय ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? ठीक है, तो आप देख रहे हैं लॉर्ड रिपन दिया हुआ है, और कौन दिया हुआ? तो आप कहेंगे लॉर्ड लिटन दिया हुआ है, लॉर्ड कर्जन दिया हुआ है। तो देखिए लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन, ठीक है, दोनों की प्रतिक्रियावादी नीतियों के कारण भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ था और उसका परिणाम क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, ये आएगा डी। ठीक है ना, ये आंसर है इसका। ठीक है, और कर्जन के लिए कहा ही जाता है कि यह औरंगजेब का संस्करण था और अत्यधिक बदनाम वायसराय था ये। ठीक है, और क्योंकि कर्जन ने जब बंगभंग कर दिया, बंगाल का विभाजन किया, तो उसी के साथ भारत में राष्ट्रीय आंदोलन तेज होता चला गया और वह तब रुका जब देश आजाद हो गया। अब हम लोग अगली बात करते हैं। सॉरी, एल्बर्ट बिल विवाद संबंधित है। ठीक है, तो एल्बर्ट बिल विवाद यह भारतीय न्याय व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, एग्जैक्टली ये है क्या? तो देखिए बिहारी लाल गुप्ता, ठीक है, न्यायाधीश थे, इनका प्रमोशन हो गया था। जब प्रमोशन हो गया था तो इन्होंने बंगाल के जो गवर्नर थे उनको एक पत्र लिखा था और उस पत्र में व्यंग्यात्मक इन्होंने बातें कही थी। उन्होंने कहा कि सर धन्यवाद कि मेरा प्रमोशन हो गया, मैं बड़े पद पर आ गया, लेकिन सर मेरे कार्य कम हो गए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यह सूचना वायसराय रिपन को मिली। तो वायसराय रिपन ने क्या किया कि अपने जो एडवाइजर हैं, लीगल एडवाइजर हैं, पीसी एल्बर्ट, ठीक है, तो पीसी एल्बर्ट को नियुक्त किया था इसकी जांच करें। ठीक है, तो पीसी एल्बर्ट ने कहा था कि नहीं ये बात सही है, क्योंकि जो भारतीय न्यायाधीश हैं उनको, ठीक है, यूरोपियंस पर मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं है। ठीक है ना, तो आप समझ गए कि भारतीय न्याय व्यवस्था से यह जुड़ा हुआ है। अब हम लोग किस पर चलते हैं? 14 पर चलते हैं। निम्नलिखित किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया? तो आप याद रखिएगा इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा किया गया था, ये है इसका आंसर। ठीक है, थोड़ी सी चीजें आप यहाँ पर और सीख लेंगे। वो पहली बात आपको ये सीख लेना है कि इंडिया काउंसिल एक्ट के द्वारा पहली बार भारत में डिपार्टमेंटल या पोर्टफोलियो या विभागीय व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, विभागीय व्यवस्था लागू की गई। एक तो आपने ये सीखा। दूसरी चीज आप याद रखिएगा कि वायसराय महोदय को ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। तीसरी बात आप ये चीज सीख लीजिएगा
ठीक है। वाइसराय महोदय किसी भी प्रांत को बना सकते थे और उसकी सीमाओं को कम कर सकते थे या बढ़ा सकते थे। चौथी बात भी आप याद रखिएगा इसके अंदर, 1861 में एक बात आपको और याद रखनी है। जानते हैं वो बात क्या है? तो आप कह देना कि सर देखो, इसी एक्ट के तहत जो 1861 का इंडिया काउंसिल एक्ट है, इसी के तहत जो है, ठीक है, वाइसराय महोदय को, ठीक है, वीटो का राइट्स भी दे दिया गया था। क्लियर? तो आपने देखा कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए इसके अंदर। अब 15 देखते हैं। निम्नलिखित में ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी को फादर ऑफ फिलाटेली भी कहा जाता है। ठीक है ना, डलहौजी, ये ऊपर वाला ही दिया है, तो ये ऊपर हमने कर दिया। डलहौजी ने ही 1854 में डाक टिकट शुरू किया था ना। और अब 16 देखते हैं। 16 में कह रहा है कि निम्न में से किस वाइसराय के काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुआ था? तो इसमें हमको बहुत तामझाम नहीं करना है, बस इतना सा जान लेना है कि यह कौन बंदा है। तो आप कहेंगे वाइसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1859, 60 और 61 में क्रमशः, ठीक है, ये कोड पारित किए थे। अब हम लोग 17 चल रहे हैं। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देना चाहते थे, परंतु निम्नलिखित में से कौन है जिसने मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने का नियम दिया था? क्लियर? तो आप कहेंगे कि सर इसका जो आंसर आएगा वो है गवर्नर जनरल ऑकलैंड। ठीक है ना, ये गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने ही, ठीक है, निर्देशित किया था कि बच्चों को शिक्षा उनकी मदर टंग्स में दी जाए। क्लियर ना? और अब अगला, भारत में रेलवे की स्थापना के लक्ष्य में क्या सत्य है? ठीक है, तो आइए देखते हैं। भारत के खेत खलिहान एवं बाजारों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ना। जाहिर सी बात है कि जब रेलवे आ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि ये खेतों से गुजरेगी और खेतों के माल को लेकर के बंदरगाहों पर पहुंचेगी और बंदरगाहों के माध्यम से ही हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो और इसका एक प्रभाव और भी पड़ेगा कि जब लोगों को नगद मिलना शुरू हुआ तो लोगों ने क्या किया कि नकदी की चाहत में जो है, जो सब्सटेंशियल फार्मिंग है उसको बंद कर दिया। ठीक है, जीविका निर्वहन की खेती को बंद कर दिया और अब वे कैश क्रॉप की खेती करने लगे। ठीक है, और दूसरी चीज ये है, सॉरी, ब्रिटिश पूंजीपतियों को पूंजी के निवेश का अवसर देना। देखिए 1850 के बाद अगर हम आर्थिक अध्ययन करें तो 1850 के बाद भारत में, ठीक है, वित्तीय पूंजी का दौर शुरू हो जाता है। अर्थात लोग पैसा लगाते थे और पैसा लगा करके पैसा कमाते थे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि चूंकि रेलवे जो है बहुत पैसा ले रहा था, तो ऐसी स्थितियों में ब्रिटिश पूंजीपतियों को कहा गया था कि अगर आप पैसा लगाते हैं तो 5% आपको लाभ की गारंटी मिलेगी। ठीक है, अच्छा, सी है, साम्राज्य की सुरक्षा के लिए सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेज गति से पहुंचाना। बिल्कुल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सही, ये सही, ये सही। अब भारतीय जनता को आवागमन की सुविधा देना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना, यह भारतीय जनता क्या मतलब है? ठीक है, ये नहीं है। और अब 19 देखते हैं हम लोग। आयकर की शुरुआत वाइसराय कैनिंग ने किया था, नो डाउट। ठीक है, उन्होंने लंदन से, ठीक है, एक फाइनेंस एक्सपर्ट विलियम को बुलाया था और विलियम के सुझाव पर ही जो है उन्होंने इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट रखा था और कहा था कि 500 रुपया वार्षिक जिसकी आय है वह 1% टैक्स देगा। ठीक है ना, परंतु विरोध होने के कारण किस वाइसराय ने इसे वापस ले लिया था? तो आप कहोगे कि सर, ठीक है, ये है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक है इसका आंसर।
अब हम लोग 20वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 20वां क्वेश्चन हमारा क्या है, किस वायसराय ने परफॉर्मेंस एक्ट पारित किया था? तो पहले आप निशान लगा लीजिए, फिर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लिटन। अब ये परफॉर्मेंस एक्ट क्या है? तो आप कहेंगे नाटकों का मंचन, ठीक है, रोक दिया जाए, इसलिए परफॉर्मेंस एक्ट लाया गया था। क्योंकि नाटकों के द्वारा भारतीय करते क्या थे, अंग्रेजों के खिलाफ आग उगलते थे, ठीक है, जिससे जनता जो है, ठीक है, अंग्रेज विरोधी होती चली जा रही थी। तो मित्रों, हम लोगों ने, ठीक है, ये 20 क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। आज इतना ही, मैं आपसे विदा चाहता हूँ। मेरी शुभकामनाएं। नमस्ते।